हेलो दोस्तों। आज ये तीसरा क्लास है सिविक्स टू पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें हम पढ़ेंगे नागरिकता प्राप्त करने के प्रमुख आधार। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? नागरिकता के शुरुआती मूल सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे सिविक्स के शुरुआती मूल सिद्धांत। और अब हम क्या पढ़ेंगे? उसमें जो पहला था नागरिकता, उसके बारे में हमने तो पढ़ लिया है कि वो क्या है, नागरिकता क्या है। अब हम पढ़ेंगे नागरिकता प्राप्त करने के मूल आधार, प्रमुख आधार क्या हैं। तो नागरिकता हमें कैसे प्राप्त होती है? पहला है जन्म से, दूसरा है वंश से, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, चौथा है देशीकरण या नेचुरलाइजेशन द्वारा, पांचवा है किसी नए क्षेत्र के भारत में शामिल होने पर। तो इन 5 आधार पे हमें नागरिकता प्राप्त होती है। पहला जो है जन्म से, इससे हमें कैसे नागरिकता प्राप्त होगी? इससे हमें नागरिकता ऐसे प्राप्त होती है कि हमारे माँ बाप जिस देश के रहते हैं, अगर हमारा जन्म वहाँ होता है तो हमें खुद ब खुद अपने माँ बाप के द्वारा नागरिकता प्राप्त हो जाती है। दूसरा है वंश से। हमें ये समझ में आता है कि जन्म से और वंश से एक ही कंडीशन होता है नागरिकता प्राप्त करने का, लेकिन यहाँ पे अलग है। वंश से हमें कैसे प्राप्त होगा? वंश से हमारे मम्मी या पापा में से कोई एक अगर इंडिया का है तो हमें उस कंडीशन में भी हमें खुद ब खुद नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तीसरा है पंजीकरण द्वारा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्ट्रेशन द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है? इसमें किसी भी देश का नागरिक अगर दूसरे देश, मतलब जैसे कोई विदेशी है और भारत के किसी नागरिक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई से शादी करता है, जैसे मान लीजिए भारत का नागरिक है और अमेरिका का कोई मेल या फीमेल सिटीज़न भारत के नागरिक से शादी करता है, तो उसे नागरिकता प्राप्त हो जाती है। इसके लिए उसे रजिस्ट्रेशन कराना होता है बस। चौथा है देशीकरण या नेचुरलाइजेशन द्वारा। इसमें जो दिया है देशीकरण या नेचुरलाइजेशन, जहाँ हमें शब्द से ही पता चलता है कि खुद ब खुद यानी नेचुरल तरीके से हमें वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। कैसे? इसमें होता क्या है कि लंबे समय से अगर नागरिक इंडिया में निवास कर रहा है, इंडिया में रह रहा है, और कितने वर्षों से? 11 वर्षों से, मतलब कि वो पिछले चाहे कितने भी वर्षों से रहा हो, लेकिन अगर उसका जो निवास अवधि है वो 11 वर्ष है या उससे ज़्यादा है तो उसे नागरिकता प्राप्त हो जाती है। पांचवा है किसी नए क्षेत्र के भारत में शामिल होने पर। और हाँ, जो चौथा है देशीकरण या नेचुरलाइजेशन द्वारा, इसमें भारत के संविधान में जो भाषाएं हैं, जो 22 भाषाएं हैं भाग 8 में, उनमें से कोई एक भाषा नागरिक को आना चाहिए। ये चौथा है देशीकरण या नेचुरलाइजेशन द्वारा। पांचवा है किसी नए क्षेत्र के भारत में शामिल होने पर। जैसे कोई भूभाग है, कोई देश है या कोई राज्य है, अगर वो भारत में शामिल होना चाहता है या हो रहा है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। मतलब उस देश के नागरिकों को, उस भूभाग के लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाती है। अब है नोट। विशेष बात क्या है? भारत में नागरिकता के नियम मुख्य रूप से, यानी भारत में नागरिकता के जो नियम हैं, नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, नागरिकता के बारे में जो नियम दिए गए हैं वो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं और समय समय पर इनमें संशोधन हुए हैं। अच्छा, अब आगे क्या है? भारत में एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या होती है? सिंगल सिटीजनशिप। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है।
इसका अर्थ है कि प्रत्येक भारतीय केवल भारत का नागरिक होता है, उसे राज्य और देश के लिए अलग अलग नागरिकता प्राप्त नहीं करनी होती है। यानी उसे खाली देश की नागरिकता प्राप्त है कि हाँ यह भारत का नागरिक है, तो उसे राज्य की नागरिकता नहीं प्राप्त करनी होती है। तो इस व्यवस्था को कहते हैं एकल नागरिकता, जहाँ से देश की नागरिकता ही काफ़ी है, राज्य की नागरिकता की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो हो गया नागरिकता प्राप्त करने के प्रमुख आधार, यानी नागरिकता कैसे प्राप्त होती है। अब आता है नागरिक और प्रजा में अंतर। मैंने प्रजा का अलग से डेफिनेशन या कुछ पेज नहीं तैयार किया है, क्योंकि जो इसमें अंतर है और प्रजा के बारे में जो है उससे हमें समझ में आ जाएगा कि प्रजा किसे कहते हैं। पहले राजा के ज़माने में, जब राजा लोग का शासन था, जब हमारा संविधान नहीं बना था, जब हमारे भारत में लोकतंत्र नहीं लागू हुआ था, उसके बहुत पहले जब राजा महाराजा लोग थे तो प्रजा कहते थे लोगों को। लेकिन अभी क्या है, सिस्टम बदल गया है, इसलिए अब देश में निवास करने वाले लोगों को नागरिक कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नागरिक और प्रजा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड सब्जेक्ट। अच्छा, अब क्या है नागरिकता, यानी नागरिक कौन है और प्रजा कौन है। नागरिक वह व्यक्ति है जिसे किसी देश की वैधानिक नागरिकता प्राप्त हो और जिसे संविधान द्वारा अधिकार मिले हों, वो क्या है नागरिक है। और प्रजा क्या है, वही प्रजा वह व्यक्ति होती थी जो कि अभी इंडिया में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो वही प्रजा वह व्यक्ति होती थी जो किसी राजा या सम्राट के अधीन रहती थी, यानी उनके अंडर में रहती थी, उनके नीचे रहती थी। अच्छा, वह देश, अच्छा नागरिकता में क्या, वह देश के शासन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकता है। कौन, नागरिक देश के शासन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकता है। लेकिन प्रजा का मुख्य कर्तव्य शासक की आज्ञा का पालन करना होता था। शासन में उसकी भागीदारी सीमित या लगभग नहीं होती थी। अब देखो, नागरिकता में क्या है, उसे अधिकार मिले हैं और वह शासन में भी भाग ले सकता है। लेकिन प्रजा में क्या है, प्रजा वह व्यक्ति है जो जिसे बस राजा के अधीन रहना पड़ता था, यानी जो राजा बोलता था वही करना पड़ता था, और उसे शासन में या शासक की आज्ञा का पालन करना होता था, और उसकी शासन में रत्ती भर भी थोड़ी सी भी भागीदारी नहीं होती थी। उदाहरण के लिए, भारत का नागरिक चुनाव में मतदान कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है और अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है, अब प्रजा में प्राचीन और मध्यकालीन राजतंत्रों में रहने वाले लोग प्रजा कहलाते थे। मतलब इन्हें सिर्फ अपने खाने रहने बस इतने भर का ही रहता था, इसके अलावा और कुछ नहीं। मध्यकालीन राजतंत्रों में रहने वाले लोग प्रजा कहलाते थे। मतलब प्रजा को बस इतनी स्वतंत्रता थी कि वो बस सब खा सकें, रह सकें और पहन सकें, और आपस में अपने पड़ोसी आसपास से बातें कर सकें। बाकी उनसे और कोई मतलब नहीं रखा जाता था। अब हम पढ़ेंगे नागरिक और प्रजा के आधार क्या हैं, यानी कि इनका स्तर क्या है, इनका जो जीवन निर्वाह होता है,
वो स्तर क्या है, कैसे ये रहते हैं समाज में। तो नागरिक का क्या है, शासन व्यवस्था। अच्छा, शासन व्यवस्था में दोनों में अंतर कैसे है। नागरिक लोकतंत्र और प्रजा राजतंत्र, यानी नागरिक जो जीवन जीता है वो लोकतंत्र में जीता है और जो प्रजा रहती थी वो राजतंत्र में रहती थी। अधिकार क्या है दोनों के, संविधान द्वारा संरक्षित। नागरिकों को जो अधिकार मिले हैं वो संविधान द्वारा संरक्षित, उसे संविधान ने दिया है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है और उसी नागरिक से उनके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन प्रजा में क्या था, शासक की इच्छा पर निर्भर रहता था। राजा चाहे तो अन्याय कर सकता है, राजा चाहे तो न्याय कर सकता है, उसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता और प्रजा को सहना पड़ता था। अच्छा, तीसरा क्या है, शासन में भागीदारी। मतदान, चुनाव, जन भागीदारी, यानी सभाओं में जनता भाग ले सकता है। मतदान, जो हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, उन सब में नागरिक भाग ले सकता है। लेकिन प्रजा में क्या है, सामान्यतः नहीं, मतलब प्रजा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उत्तरदायित्व, संविधान और कानून के प्रति उत्तरदायित्व। तो नागरिक की जिम्मेदारी क्या है, संविधान और कानून के दोनों के उत्तरदायित्व क्या है। नागरिक का उत्तरदायित्व है संविधान और कानून के प्रति, यानी कि नागरिक को संविधान के नियमों और कानून के प्रति, संविधान में दिए गए नियमों का पालन करना होगा और कानून को मानना होगा। लेकिन प्रजा का क्या था, बस शासक के प्रति उसके उत्तरदायित्व क्या थे, बस राजा के प्रति। राजा ही ईश्वर है, राजा जो कहेगा वही मानना है, अपने मन से कुछ नहीं करना। स्थिति क्या है, यानी दोनों के, अच्छा स्थिति क्या है, वो रहते कैसे हैं समाज में। समान नागरिक, नागरिक कैसे, एक समान, सभी नागरिक एक समान हैं। और जो प्रजा है वो शासक के अधीन है, यानी वह राजा के अधीन है, राजा के हिसाब से उसको रहना होता था। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा नागरिकता को प्राप्त करने के प्रमुख आधार और नागरिक और प्रजा में अंतर, और नागरिक और प्रजा का आधार क्या था, यह क्या है। नाउ बेसिस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, जो अभी हमने हिंदी में पढ़ा उसका सारा अब मैं इंग्लिश कंटेंट समझा रही हूँ, इंग्लिश में कंटेंट पढ़ा रही हूँ। बेसिस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप मीन्स भारतीय नागरिकता के आधार क्या हैं, प्राप्त करने के आधार। बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी बाय इंडिया, जो अभी मैंने हिंदी में सब समझाया उसी का इंग्लिश रूपांतरण है। अब इसमें क्या है, नोट, इन इंडिया सिटीजनशिप वाज फर्स्ट प्रोवाइडेड अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। नाउ दिस इज नोट, मतलब ये विशेष बातें जो अभी मैंने पढ़ाई। इन इंडिया सिटीजनशिप वाज फर्स्ट प्रोवाइडेड अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी जो संविधान के एक्ट नंबर, तो क्या है, भारत में नागरिकता अधिनियम के सारे एक्ट किसमें है, 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दिए गए हैं। अच्छा, अब जो हमने पढ़ा एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया, द सिटीजन ऑफ इंडिया इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सेपरेट सिटीजनशिप फॉर द यूनियन एंड द स्टेट्स, मीन्स
हमें यूनियन और स्टेट्स, राज्य और केंद्र के लिए अलग अलग सिटीजनशिप की आवश्यकता नहीं होती है। यही व्यवस्था क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। नाउ डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड सब्जेक्ट। Who is citizen and who is subject? A citizen. Who is citizen? A citizen is a person who has obtained the legal citizenship of a country and has been granted constitutional rights. Means a citizen is a person who has obtained the legal citizenship. जो कानूनी नागरिकता को प्राप्त करता है, एक देश के कानूनी नागरिकता को प्राप्त करता है और संविधान द्वारा उसे अधिकार प्राप्त होते हैं, तो वो कौन है? वो नागरिक है। बट हियर अ सब्जेक्ट इज अ पर्सन हु लिव्ड अंडर द रूल ऑफ अ किंग और मोनार्क। बट हु इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज अ पर्सन हु लिव्ड अंडर द रूल ऑफ अ किंग और मोनार्क, यानी राजा या फिर शासक के अंडर में जो रहता है वो प्रजा है। नाउ सेकेंड इज ही कैन पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। मीन्स सिटीजन कैन पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। बट subject, the main duty of a subject was to obey the orders of the ruler। लेकिन सब्जेक्ट का क्या है? उसका मेन कर्तव्य है कि खाली वो राजा की आज्ञा का पालन करेगा। His participation in governance was limited or almost absent। His participation is governance was limited and तो सब्जेक्ट का क्या है? सब्जेक्ट का जो पार्टिसिपेशन है शासन में वो वॉज लिमिटेड, या तो वो लिमिटेड है या फिर है ही नहीं, ऑलमोस्ट एब्सेंट या फिर रहता ही नहीं था, या फिर लिमिटेड रहता था या फिर रहता ही नहीं था। तो ये है सिटीज़न और सब्जेक्ट में डिफरेंस। नाउ वी रीड base of citizen and subject. First is system of government. Citizens, democracy and subject monarchy. Rights. What is rights to both? Has constitutional rights and voting rights. Citizen has constitutional rights and voting rights, यानी इसे संविधान की तरफ से भी अधिकार है और इसे वोट करने का भी अधिकार है, यानी अपने शासक को खुद चुनने का भी अधिकार है। बट डिपेंडेंट ऑन द रूलर्स विल। लेकिन सब्जेक्ट का क्या है? वो बस राजा की इच्छाओं पर निर्भर रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा। थर्ड इज पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। कैन पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। Citizen can participate in governance, but subject cannot participate in governance and no voting rights. 4 is responsibility. Can become a member of parliament and legislative. Citizen can become a member of parliament and legislative, but subject has no rights any kind of this. Status, equal citizen. What is citizens and subjects status? Citizens status is equal citizen and subject is obey the ruler। means सब्जेक्ट जो है वो पूरी तरह से बस राजा की इच्छाओं पर ही निर्भर रहेगा, वो खुद से कुछ नहीं, बस उसकी एक ही पहचान है कि वो प्रजा है, वो सब्जेक्ट है। बाकी वो कौन है उसका खुद का कोई पहचान नहीं है। सारे प्रजा का जो सारा लाइफ
रहता था, वो बस राजा के इच्छाओं पर ही निर्भर रहता था। बाकी वो खुद से अपने मन से न शासन में भागीदारी ले सकते थे, ना ही कुछ और कर सकते थे। तो आज इतना ही। धन्यवाद।